आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। आज भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन एक्सियोम 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस के लिए उड़ान भरी। शुभांशु शुक्ला को आईएसएस तक पहुंचने में करीब 28 घंटे लगेंगे। शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, तो वहीं अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। शुभांशु से पहले 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु के साथ साथ मिशन एक्सियोम 4 पर 3 और अंतरिक्ष यात्री गए हुए हैं। मिशन की लॉन्चिंग के बाद शुभांशु ने कहा कि 41 साल के बाद फिर से अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराएगा। जय हिंद। वहीं शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। शुभांशु अपने साथ 1.4 बिलियन भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर के आए हैं। उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं। शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। शुभांशु के मिशन की लॉन्चिंग के वक्त उनकी मां भावुक होती नजर आई। शुभांशु के माता पिता ने कहा कि ये पल न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है। ऊपर वाले दुआ करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए बातें थे और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर पे कृपा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन अब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप और पेंटागन के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में इस बात को जाहिर किया गया कि अमेरिका के अटैक में ईरान के परमाणु ठिकानों को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा है। और वहीं इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ईरान के परमाणु ठिकाने में मौजूद 400 किलो यूरेनियम कहीं गायब है। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को जाहिर किया कि ईरान में मौजूद 400 किलो यूरेनियम का कुछ पता नहीं चल पा रहा। ईरान का ये 400 किलो वो यूरेनियम है जिसके तकरीबन 10 एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। इस 400 किलो यूरेनियम में 60% यूरेनियम शुद्ध है, माफ कीजिएगा, जो कि बॉम्ब बनाए जाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में सवाल है कि अगर ईरान ने इस यूरेनियम को सुरक्षित निकाल लिया है तो वो फिर कम से कम 10 परमाणु बॉम्ब जरूर बना सकता है, जो कि अमेरिका समेत इजरायल के लिए टेंशन और बड़े खतरे की घंटी है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमला शुरू होने से पहले ही ईरान ने यूरेनियम और संबंधित उपकरणों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर किया। सैटेलाइट इमेजरी में भी ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमले से ठीक पहले भारी ट्रकों का मूवमेंट देखा गया। फोर्डो सेंट पहाड़ के अंदर है, इसे अभेद किला माना जाता था, इसीलिए अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से GBU-37 बंकर बस्टर बम इस पर गिराए थे। इसी बीच में खबर यह है कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा को लेकर अब नए नियम होंगे। बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजित करने का नियम, आंतरिक मूल्यांकन केवल 1 बार किया जाएगा। कुछ नियम है जिनमें अब बदलाव किया गया है 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर, जहां पर एक तो इंटरनल एनालिसिस किया जाएगा, जो आंतरिक मूल्यन है। बोर्ड परीक्षा का 2 बार एक तरफ जहां पर आयोजन होगा, आंतरिक मूल्यांकन 1 बार किया जाएगा। और साथ ही 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर यह नया नियम आया है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अलर्ट को देखते हुए नासिक गोदावरी के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा है। नासिक की बारिश ने अभी तक 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गंगापुर बांध लबालब है और पानी छोड़ा जा रहा है। 23 जून की सुबह से ही पटबंधारे विभाग ने नासिक शहर के कादवा नदी में 6240 क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों और सभी सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहने की अपील की। इन हालातों को लेकर आम लोग एनएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि एनएमसी विकास के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बाद भी हर बरसात में नासिक में यही तस्वीर हर कोई देखता है। नासिक पंचवटी में आप देख सकते हैं किस तरह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है।
मेरे सामने ये श्री चक्रधर स्वामी जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का, वो पूरी तरह डूबा हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह गोदावरी की लहरों के बीच ये मंदिर समाया हुआ नजर आ रहा है। नासिक में 7 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नासिक की गोदावरी नदी पूरी उफान में नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर दिखाई दे रहे हैं, जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी पानी भरा हुआ था। लेकिन इसके कारण जो है तो नासिक के नागरिकों को जो पंचवटी के किनारे रहते थे, प्रशासन ने अलर्ट किया है, एनएमसी ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शामली में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि कांधला नगर पालिका की तरफ से बारिश से पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते पूरा शहर जलमग्न दिखाई देता है। घरों के सामने पानी नजर आ रहा है, दुकानों के सामने भी कुछ हाल ऐसे ही है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देर रात से लगातार बारिश जारी, जिसने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांधला कस्बे की सड़कों पर भारी जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। कांधला कस्बा बरसात के पानी से टापू में तब्दील हो गया है। आलम कुछ ऐसा है कि घर हो या फिर दुकान, हर जगह पानी भरा हुआ है, जिससे दुकानदारों को दुकान तक खोलने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साफ है कि अभी तो मानसून की सिर्फ शुरुआत भर है और अगर पहली बारिश में इस तरह का हाल सड़कों का हो रहा है तो आगे तो पूरा मानसून बाकी है। फिलहाल नगर पालिका की कार्यशैली इन तस्वीरों के बीच पूरी तरह से सवालों में है। लोग पानी भरने के चलते घरों में कैद हो गए हैं। बारिश भी लगातार जारी। ये नाले की वजह से है सारा मामला। ये नाले में जो है ना पानी रुकता है और इसमें कुबाड़ा होता है, तो इस वजह से पानी भर जाता है। यहाँ पे नाले की सफाई नहीं होती है, नगर पालिका वाले आते नहीं, सफाई नहीं करते, तो इस वजह से सारा मामला हो रहा। दुकान भी नहीं खुलती, दुकान भी देखो हमारी सारी बंद पड़ी। इस वजह से बताओ क्या दुकान खोल ले और क्या कर ले। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर मोबाइल में गेम खेलते वक्त जब एक शख्स का मोबाइल कुएं में गिरा तो इसे निकालने के लिए ये शख्स कुएं में उतर गया। जब काफी देर तक ये कुएं से बाहर नहीं आया तो उसके 2 दोस्त भी कुएं में जा पहुंचे। तीनों की इस हादसे में मौत हो गई है। आशंका ये है कि कुएं में जहरीली गैस थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक शुकोहाबाद के गांव नगला का रहने वाला ध्रुव खेत में बंद पड़े हुए कुएं के पास होकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। ध्रुव के साथ उसके कुछ साथी अजय और चंद्रवीर भी मौजूद थे और इसी दौरान ध्रुव का मोबाइल फोन कुएं में गिर गया, जिसको निकालने के लिए ध्रुव कुएं में उतर गया। काफी देर के बाद जब ध्रुव बाहर नहीं आया तब उसके साथियों ने उसको आवाज दी। जब ध्रुव ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तब जाकर दोनों दोस्त भी कुएं में उतरे, जिससे कुएं में दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। इसी बीच ग्रामीणों का आरोप यह है कि खबर देने के बाद भी प्रशासन ने मौके पर पहुंचने में खासी देर लगाई, जिससे तीनों युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। और इस हादसे के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं गांव में प्रशासन के रवैये को लेकर के भी खासा गुस्सा है। बच्चे हैं, बच्चे का एक दीदी पुरुष है, अजय सन ऑफ नरपत सिंह, चंद्रवीर सन ऑफ काली चरण और ध्रुव सन ऑफ दिनेश कुमार। लगभग 22 साल 26 साल के आसपास इनकी एज है। तो बताया गया है कि यहाँ पर जो गांव नगला पीपी है, तहसील शुकोहाबाद का, इसमें एक जो कुआं था, खुला हुआ कुआं था, लगभग 30-35 फीट का कुआं था। उसमें ये लोग यहाँ बैठ के मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे थे, तो किसी का एक मोबाइल पहले नीचे गिर गया। तो पहले जो था वो एक इसको निकालने के लिए गया, फिर 2 या फिर 3 लोग उसमें चले गए। तो तीनों की जो बॉडीज़ थी, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है मीथेन गैस है, तो तीनों की बॉडीज़ जो है वो रिकवर कर ली गई हैं। यहाँ से वो ट्रॉमा सेंटर भेजी गई हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बॉडी रिकवर हुई है, तो अभी उनका कुशल चयन हो गया है, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। घटना के बाद प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन भी सवालों में है। वजह है कि रेस्क्यू के दौरान जब दमकल कर्मी कुएं में उतरे तो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ही खत्म हो गया। इसके चलते रेस्क्यू कर्मियों को कुएं से वापस लौटना पड़ा। बमुश्किल तीनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि करीब 3.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों की डेड बॉडी रिकवर की गई। पीड़ित परिवार को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है।
मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। बरेली हाईवे के पास हुई मुठभेड़ में चारों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और मौका पाकर एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने एनकाउंटर में घायल हुए चारों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। एनकाउंटर कर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान आकाश, विशाल, मोहित और परवेज के तौर पर हुई है, जबकि फरार बदमाश की पहचान अमित के रूप में हुई है। पुलिस ने यह बताया कि गिरोह रात में बाइक और कार में आ रहे लोगों को अपना शिकार बनाता था, उनसे हथियारों के दम पर ये छिनतई करता था, मोबाइल पैसे की लूट किया करता था। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को जब रोका गया तो ये फरार होने की कोशिश करने लगे। इस दौरान जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 4 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। वहीं एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द फरार हुए बदमाश को भी वो गिरफ्तार किया जाएगा। पकड़े गए इन बदमाशों के पास से पुलिस को 1,60,000 नकदी, इसके साथ ही बदमाशों से लूटा हुआ एक मोबाइल, 4 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 10 खोखा कारतूस के साथ एक चोरी की बाइक, स्कूटी भी बरामद की गई। इन चारों शातिरों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस देख रही है। रूस से घुसपैठ रोकने के लिए 5 नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर पर आयरन कर्टेन बनाने की इच्छा जताई है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने ये इच्छा जताई है। नेटो देशों ने ये निर्णय लिया कि रूसी आक्रमण और घुसपैठ को रोकने के लिए रक्षात्मक उपाय करने की जरूरत है और इसको लेकर आयरन कर्टेन बनाने पर जोर दिया गया। नेटो की तरफ से ये बताया गया है कि इस योजना के तहत न केवल रशिया से सटे हुए बॉर्डर की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, बल्कि इसके जरिए रशिया की तरफ से आने वाले हर एक संभावित हमले को भी निष्क्रिय करने का प्लान है। वहीं बाल्टिक देशों ने अपनी जीडीपी की 5.5% को डिफेंस में खर्च करने का प्लान भी बनाया, जिससे रूस की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को रोका जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस मीटिंग में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3,626 करोड़ रुपए पारित। दूसरा प्रस्ताव झारखंड के झरिया अंडरग्राउंड फायर के लिए 5,940 करोड़ रुपए का संशोधित मास्टर प्लान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वहीं तीसरा फैसला आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद कर लिया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया, ये लोग अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरीके का नाटक करते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रही। बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. The year 2025 marks 50 years of the Samvidhan Hatya Divas, an unforgettable chapter in the history of India where the constitution was subverted, the republic and democratic spirit of India was attacked, federalism was undermined, and fundamental rights, human liberty and dignity were suspended.